हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्राइव टू लर्न। इस वीडियो में मैं DSSS के डोमेस्टिक साइंस का TGT के क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। और पहले के जो वीडियोस हैं उनमें मैं 60 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुकी हूँ और ये हमारा फोर्थ पार्ट है जिसमें मैं 161 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो गाइस, एक्चुअली हुआ क्या, जो मैंने पहला वीडियो था उसमें हमारा जो 161 क्वेश्चन था जो कि था इज अ वेरी टिनी यूनिट ऑफ लेंथ, ये वाला। तो इसका जो आंसर है वो है एक्चुअल में माइक्रोमीटर। वो नैनोमीटर मेरे से गलती से हो गया था जल्दी जल्दी में, तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 162 क्वेश्चन। So it is one astronomical unit is about million kilometers. तो कितने मिलियन किलोमीटर्स होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? तो वो है 150 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, 150 मिलियन किलोमीटर्स। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, यूनिट ऑफ लेंथ। और जो सोलर सिस्टम में जो भी एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच का जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वहां पर ये यूज होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो नेक्स्ट है 163 क्वेश्चन। इज द बेस्ट लैंग्वेज टू डिस्क्राइब रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल्स? तो इसका करेक्ट आंसर है मैथ। तो मैथ इज अ गुड बेस्ट लैंग्वेज टू डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। Now the next question is, the first step in designing a good experiment is to clearly state the hypothesis. तो जब भी कोई पर्टिकुलर व्यक्ति कोई एक्सपेरिमेंट करने वाला करता है तो उससे पहले उसका एक उसकी एक जो गुड अच्छा अगर एक करेक्टरिस्टिक मानी जाएगी तो वो है कि वो एक हाइपोथेसिस को क्लियरली वहां पर पहले तो एक स्टैब्लिश करे हाइपोथेसिस को और फिर उसे क्लियरली स्टेट करे। तो एक गुड एक्सपेरिमेंट की करेक्टरिस्टिक है कि वो एक हाइपोथेसिस को अच्छे से स्टेट करे। अब हम चलते हैं 165th क्वेश्चन, जो कि हमारा 65th क्वेश्चन है डोमेस्टिक साइंस का। तो ये क्वेश्चन कहता है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन अ फ़ारेनहाइट स्केल इज। तो हमें पता है कि उस पे क्या होता है, सेल्सियस पे हम अच्छी तरह जानते हैं, बट फॉरेन हाइट पे कितना होता है? तो फॉरेन हाइट पे होता है 32 डिग्री सेल्सियस फॉरेन हाइट। नाउ 166 क्वेश्चन इज, थर्मल एनर्जी इज ऑफन मेजर्ड इन। तो थर्मल एनर्जी किस में मेजर होती है? कैलोरी में। तो जो हमारा क्या होता है एनर्जी के, हमारे कितने होते हैं? दो मेजर माने जाते हैं, जूल और कैलोरीज। तो कैलोरी हीट के, अगर थर्मल एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कैलोरी, और अगर फोर्स के बारे में बात करें तो हमारा जूल यूज होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है जूल के बारे में भी, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइटरी डिफिशियंसी इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन पर्सन्स हु। तो इसका जो वैसे आंसर दिया हुआ है आयोग के द्वारा वो है, डू नॉट कंज्यूम एनी एनिमल फूड, बट आई डोंट थिंक सो। तो देखिए आंसर हमें वही मानना पड़ेगा जो उन लोग ने दिया है। तो इसमें से आंसर है कि जो लोग एनिमल फूड नहीं लेते हैं वो, उनमें डाइटरी डिफिशियंसी मुख्यतः यूजुअली मतलब साधारणतः उन्हीं लोगों में पाई जाती है जो कि एनिमल फूड कंज्यूम नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफिशियंसी ऑफ फॉलिक एसिड इज नॉट द कॉज ऑफ। नॉट द कॉज ऑफ, तो किसका कॉज नहीं है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम या फिर मेरास्मस सिंड्रोम। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है 168, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ है। मेरास्मस तो आपने पीईएम पढ़ाया गया, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, तो मेरास्मस से आप अच्छी तरह से वेल नोन होंगे। तो ये मेरास्मस जो है वो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का एक टाइप है। मेरास्मस एंड क्वाशयोकर दो टाइप के होते हैं। तो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, अनीमिया माइक्रोसिटिक एंड मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, ये सारे इसके डिफिशियंसी की वजह से कॉज हो सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
द डाइटरी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन ह्यूमन बॉडी इज। तो जो डाइटरी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन है ह्यूमन बॉडी में वो कितना होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ऑप्शन बी, 20 to 30%. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash is a major component of pigment hemoglobin in red blood cells. तो रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन है उसका मेजर कंपोनेंट इन सब में से क्या है? वो है जिंक। ओके, वैसे जो इनके मेजर हीमोग्लोबिन, हीम होता है आयरन और ग्लोबिन होता है हमारा प्रोटीन। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वन। तो हमारा जो 171 क्वेश्चन है वो कहता है द डेफिनेशन एक्सटेंशन प्रोग्राम इज अ स्टेटमेंट ऑफ सिचुएशन ऑब्जेक्टिव्स प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन इज गिवन बाय। तो यहाँ पे कुछ लोगों के नाम है, तो किसके द्वारा ये दी गई है? तो वो है केल्से एंड हर्नी, इनके द्वारा ये दी गई है डेफिनेशन। ओके, नाउ 172 क्वेश्चन इज एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग इज नॉट ए और एन डैश प्रोसेस। तो कौन मतलब जो एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग है वो कौन सी इनमें से कौन सा नहीं है, मतलब कौन सी प्रोसेस नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज ऑटोमेटेड प्रोसेस नहीं है। नाउ 173 क्वेश्चन मैनेजमेंट फंक्शंस कैन बी कैटेगराइज यूजिंग द एक्रोनियम। तो इनमें से कौन सा एक्रोनियम यहाँ यूज कर सकते हैं मैनेजमेंट फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए? तो वो हमारे है पी ओ एस डी सी ओ आर बी। तो अब आप कहेंगे ये है क्या? तो P मीन्स, P से मतलब है यहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, C फॉर कंट्रोलिंग एंड या C फॉर एक्चुअली यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग है, कंट्रोलिंग भी होता है मैनेजमेंट का फंक्शन, बट यहाँ पे C जो है उसका मतलब है कोऑर्डिनेटिंग से। O से है रिपोर्टिंग, उसे यहाँ पे है wait for a second just ठीक है, P for planning and O for organizing, staffing and directing, coordinating, coordinating है ये C और O दोनों यहाँ पे coordinating के लिए हैं, और R से है आपका reporting and B for budgeting. Okay, now the next question is 174, which of the following is not an abundant एलिमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? कौन सा ऐसा नहीं, मतलब जो कंपोनेंट है वो एलिमेंट है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है? तो उसका आंसर है हीलियम। हीलियम है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्टाइड चेन्स ऑफ मोर देन 12 एंड लेस देन about 20 amino acid residues are usually referred to as। तो जिसमें 12 से ज्यादा और 20 से कम हो तो वो होगा ऑलिगोसेकेर आपका, सॉरी ऑलिगोपेप्टाइड। तो जो देखिए आपने उसमें कॉमनली तो आपने पढ़ा होगा, अगर कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स पढ़े हैं मोनो, डाई, ऑलिगो, तो वहां पे आपने ये मतलब कॉमनली मैं आपको बता रही हूँ। तो ऑलिगो का मतलब है 10 से ज्यादा, और यहाँ पे 20 से कम, मतलब अगर 20 से ज्यादा होंगे तो वो पॉली में आ जाएगा। ओके, now the next question is 176, that is amyloidosis. Amyloidosis include which one of the following diseases? तो इसमें से कौन सी डिजीज अमाइलोआइडोसिस मतलब में आती है? वो हमारी है एल्जाइमर्स। एल्जाइमर्स आपका अमाइलोआइडोसिस में आती है। Now we move to the next question, that is 177. तो ये हमारा क्वेश्चन है इज कंसीडर्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द लिविंग सेल्स। तो आरएनए, डीएनए, एटीपी या लाइसोसोम। तो जो एनर्जी करेंसी है बॉडी की लिविंग सेल्स की वो क्या है? एटीपी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर कॉमनली यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। तो रेस्पिरेटरी सब, पहली बात तो ये है कि जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते क्या है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वो सब्सटेंसेस होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो कि ऑक्सीडाइज हो जाते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पे,
और वो एनर्जी बॉडी में छोड़ जाते हैं और वो खुद क्या कहते हैं, खुद वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ओके, तो इसमें से कौन से हैं वो, तो वो है कार्बोहाइड्रेट, मेनली जो है वो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन मेक्स अप, तो ये किसका फॉर्मूला है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन किसका है, तो ये हमारा जो है वो है एल ग्लाइसर एल्डिहाइड लिवो ग्लाइसर एल्डिहाइड का। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 180 क्वेश्चन, व्हाट इज कंसिडर्ड द अल्टीमेट रिसोर्स, तो ह्यूमन रिसोर्स एक अल्टीमेट रिसोर्स है जो कि खत्म नहीं, अल्टीमेट जो कि खत्म ना हो वो। ओके, नाउ 181 क्वेश्चन डील्स विद मॉडल्स एंड इकोनॉमी रिसोर्स यूज, तो वो है हमारा रिसोर्स इकोनॉमिक्स। ओके, नाउ वी मूव टू द 182 क्वेश्चन, द यूज ऑफ वन ऑफ दीज विल हेल्प इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कौन हेल्प करेगा इनमें से, तो वो है रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ओके, क्योंकि रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो जो कि बार मतलब दोबारा भी जो कि हमारे रिन्यूएबल मतलब नवीनीकरणीय, उन्हें हम दोबारा से मतलब वो दोबारा से उत्पन्न हो सकते हैं, वो होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नाउ WPE स्टैंड्स फॉर, तो WPE है हमारा वेस्ट पोटेंशियल एंट्रोपी, तो वेस्ट पोटेंशियल एंट्रोपी इसका आंसर है। नेक्स्ट है 184 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ डायनेमिक्स ड्यूरिंग इंटरेक्शन, इनमें से कौन सा इम्पॉर्टेंट डायनेमिक्स नहीं है इंटरेक्शन के टाइम पे, अगर हम किसी से इंटरेक्शन करते हैं तो इनमें से कौन सी चीज इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो वो है फिजिकल डायनेमिक्स। ओके, बिहेवियरल डायनेमिक्स इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम हमारा बिहेवियर इफेक्ट करेगा कम्युनिकेशन को, सोसाइटल डायनेमिक्स भी है और इंडिविजुअल डायनेमिक्स भी है। नाउ 185th क्वेश्चन रेफर्स टू स्पीशीज स्पेसिफिक चेंजेस, सो स्पीशीज स्पेसिफिक चेंजेस मतलब क्या कहलाती है वो चीज, तो वो होती है हमारी इवोल्यूशन। ओके, इवोल्यूशन। नाउ 186 question is the immediate environment or setting uh, in which the wait for a while, yeah, is the immediate environment or setting in which the individual lies, तो वो हमारा है माइक्रो सिस्टम, जिसमें एक इंडिविजुअल रहता है वो होता है माइक्रो सिस्टम। ओके, 187 क्वेश्चन द पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ इज नॉन एज, तो कंसेप्शन से लेके बर्थ तक का जो पूरा पीरियड है वो होता है हमारा प्रीनेटल पीरियड। ओके, ये जो भी प्रेगनेंसी वाला पीरियड है डिलीवरी तक का वो प्रीनेटल पीरियड। नाउ 188 क्वेश्चन द एज 2 to 7 years of a child comes under which of the following stages, तो 7 से लेके हाँ 2 से लेके 7 तक वो कौन सी स्टेज में आता है, ये कौन सी स्टेज है, पियाजे की। ओके, पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी की स्टेजेस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आता है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ओके, नाउ 189 क्वेश्चन द क्लोज इमोशनल बॉन्ड ऑफ अफेक्शन दैट डेवलप बिटवीन इन्फेंट्स एंड देयर पेरेंट इज कॉल्ड, दैट इज अटैचमेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन is commonly defined as the stage of life that begins on the onset of puberty, onset of puberty जो कि स्टार्ट होती है वो होती है adolescence। ओके, नाउ one of the following principle is not used as an instructional design model and evaluation grid to judge the quality of a pedagogical design, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं यूज होता उसके लिए, तो वो हमारा है क्वालिटी प्रिंसिपल। ओके, नाउ वी मूव टू द 190, ये कहता है डैश enables a teacher to know the motivational levels, abilities, attitude and intelligence of learners, तो इसमें से कौन सा साइकोलॉजी के टाइप्स हैं और कौन सी साइकोलॉजी है जो कि इनेबल करती है टीचर को
उसके लर्नर्स के बारे में जानने में, मतलब उसके सारे जो भी गुण है, मोटिवेशन लेवल है, एबिलिटीज है, एटीट्यूड है, उसके बारे में जानने के लिए कौन से जो है साइकोलॉजी वो हेल्प करती है, वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थ्योरी बाय डैश एम्फसाइज सिग्निफिकेंस ऑफ कैटेगराइजेशन इन लर्निंग। तो वो है बेंड्यूरा। बेंड्यूरा ने कैटेगराइजेशन किया था लर्निंग का, और उसका जो इनकी जो थ्योरी है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के नाम से जानी जाती है, जिसमें इन्होंने कहा था कि जो लर्नर्स हैं वो कंस्ट्रक्ट करते हैं उनकी अपनी नॉलेज को, कैटेगराइज करते हैं जिस मतलब कैटेगराइज करते हैं कोडिंग के थ्रू, कोडिंग सिस्टम में। फिर है 194 क्वेश्चन, जो कि है वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द टाइप ऑफ डिस्कवरी लर्निंग। तो डिस्कवरी लर्निंग मतलब डिस्कवरी मतलब खोज करके तब सीखना, तो इनमें से कौन सी वो नहीं है, तो वो है इमिटेशन। देखिए एक्सपेरिमेंट से भी वो कुछ नया पता लगाएगा, एक्सप्लोरेशन से भी और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग से भी, बट इमिटेशन से वो कुछ नया नहीं सीखेगा, बस वही सीखेगा जो उसके सामने इमिटेट, मतलब जो कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है उसे वो इमिटेट करके तब सीखता है, तो वो होता है इमिटेशन, है ना। तो उसमें तो वो कुछ एक्सप्लोर मतलब वो कुछ डिस्कवर नहीं करता है। फिर है आइडेंटिफाई द फैक्टर विच डिटरमाइंस द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल्स एम्ड इन द लर्निंग प्रोसेस। तो इसमें से जो फैक्टर हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं डिजायर्ड गोल, जो कि मतलब उनकी अचीवमेंट कैसे हो, तो वो है आपका सॉरी वो आपका है साइकोलॉजिकल इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कि किसी एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति वो उसके सेट किए हुए गोल हैं, है ना, तो उन्हें पाने के लिए वो उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है उससे वो कैसे अचीव करेगा, वो उसका इंडिविजुअल डिफरेंस है, मतलब हर व्यक्ति में अलग अलग, उसमें हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ डिफरेंस होते हैं, तो वही चीज वो डिटरमाइन करती है उसके गोल सेट करने के बाद उसकी लर्निंग प्रोसेस को इफेक्ट जो करती है वो उसका इंडिविजुअल डिफरेंस है, ठीक है। अब है 196 क्वेश्चन, ये कहता है मेमोरी स्टोर्स ऑल सिग्निफिकेंट इवेंट्स दैट लेट्स us retain the meaning of words and the physical skills that we have learned। तो वो कौन सी मेमोरी है जो कि सारे सिग्निफिकेंट इवेंट को रखती है, वर्ड के मीनिंग भी और फिजिकल स्किल्स हम कभी भूलते नहीं, जो कि वो है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी है क्योंकि वो चीज़ें हमेशा हमें याद रहती हैं, चाहे हम बीमार हैं चाहे हम नींद में हैं, नींद में भी होते हैं तो भी हमें पता होता है कुछ चीज़ें, और अब हम नींद से उठे हैं तब भी हमें वो चीज़ याद रहती है, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो चीज़ें हैं वो कुछ ही समय तक याद रहती हैं, ठीक है। तो अब हमारे 196 क्वेश्चन हो गए हैं, अब 197 क्वेश्चन की तरफ, जो है लर्निंग दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वर्ड्स, language we speak and write, and the communication devices we use is called। तो लर्निंग ऐसी कौन सी लर्निंग है जो कि ये सब इन्वॉल्व करती है, वो है वर्बल लर्निंग, क्योंकि उसमें हम बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं और कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। नाउ 198 क्वेश्चन, लर्निंग स्टेट्स ऑब्जेक्टिव्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म एंड हेंस इज ऑलवेज इंटेंशनल। तो वो है फॉर्मल, या दैट स्टेट्स ऑब्जेक्टिव्स इन ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड, तो वो है फॉर्मल। अगर यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड होता तो इनफॉर्मल होता, ओके। नेक्स्ट है is the branch of psychology that studies the processes of sensing, perceiving, learning and thinking about the world। तो वो हमारी है experimental psychology। Now last question, the learning which includes concepts, principles and problem solving is called। तो वो है cognition learning। वो क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो कॉग्निशन की वजह से तो कर रहा है, और लर्निंग जिसमें कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल भी वो सीख रहा है साथ में, तो वो कॉग्निशन लर्निंग है। तो ये हमारा पूरा ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस हो गया, और ये इसके पहले वीडियोस में है, 3 पार्ट में है, वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उन्हें देख लीजिएगा। इसके बाद मैं पीजीटी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें,
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि डोमेस्टिक साइंस होम साइंस ही है, तो इसमें बहुत ही कम चीज़ें मिलती हैं लोगों को। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ताकि ये ज़्यादा लोगों तक जाए और मैं भी मोटिवेटेड होकर और ज़्यादा काम कर सकूँ आप लोग के लिए। थैंक यू सो मच।